जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, महंगाई दर हुई कम, क्या डीए-डीआर पर पड़ेगा असर? हाँ जी दोस्तों, दिसंबर के आंकड़े नहीं हुए जारी, क्या 3% से कम होगा महंगाई भत्ता? आखिर कब होगी घोषणा? आपके एरियर के साथ आपके खाते में कब होगा जमा? और दोस्तों याद रखना, डीआईएबी, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, एमओडी की शाखा जो पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, वीरांगनाओं के लिए मदद करती है, 56 पेज की बुकलेट ए टू जेड आपकी समस्या का समाधान। आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं स्टेट से, केएसबी से, कौन कौन सा पैसा मिलता है, किसी भी प्रकार की परेशानी, आप एक एक चीज इसमें दी है। पूरी 56 पेज की बुकलेट के बारे में आज आपको बताऊं। और दोस्तों, ईसीएचएस की एक ऐप बनी है जिससे घर बैठे आप कर सकते हो अपडेट, यानी यदि आपको एनुअली अपडेट करना है, यदि आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यदि आपने डिपेंडेंट्स के बारे में जो भी आदेश आए उसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, सैन्य पेंशन विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एमओडी को शर्म आनी चाहिए कि सैनिकों की पेंशन के विवाद सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा उस खबर की ओर जिसमें लिखा है कि जनवरी में थोक महंगाई दर में राहत, दिसंबर 2024 के 2.37% से घटकर 2.31% पर पहुंचा आंकड़ा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि महंगाई की दर है जो कम हुई है, जैसे खबर कह रही है, यानी दिसंबर से जनवरी में महंगाई कम हुई है, यानी सीधे सीधे आपके महंगाई भत्ते पर असर पड़ेगा। ये तो बात पक्की है, सरकार ने पहले ही अपनी न्यूज फ्लैश कर दी। आखिर किस चीज का उन्होंने कहा है सस्ता हुआ? उन्होंने कहा खाद्य वस्तुओं विशेषकर सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई है। जनवरी में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कम होकर 2.31% पर हो गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को आंकड़े जारी हुए। दिसंबर 2024 के थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई के आधार पर 0.33% की कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार इससे महंगाई होगी कम, यानी जैसा कि दोस्तों हम सभी अभी कयास लगा रहे हैं कि यानी इसका असर इस महंगाई भत्ते पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी ये महंगाई भत्ता आपको जुलाई 2025 में जो घोषणा होगी। और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि अभी तक दिसंबर के एआईसीपीएन के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। यदि आंकड़े कम या ज्यादा होते हैं तो क्या इस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, यदि 147 के आसपास पॉइंट भी जाते हैं तब भी आपका डीए-डीआर 56% ही रहेगा, यानी 3% की बढ़ोतरी पक्की लकीर है। आखिर इसकी घोषणा कब होगी? जैसा कि अखबार कह रहे हैं कि होली पर होगी, तो होली कब है? 14 मार्च के आसपास सरकार 3% डीए-डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का एरियर के साथ आपके खाते में आएगा। जैसा कि सरकार ने अपना चलन बना दिया है कि कम से कम जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 3 महीने का वो अपने इसका फायदा उठाती। तो दोस्तों, ये थी महंगाई के ऊपर बड़ी अपडेट। अब मैं आपके सामने 56 पेज की एक बुकलेट ला रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, हैंडबुक है 2025 यानी नए साल की, और ये आपके बहुत काम की है। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर सब चीज दिया है, आसान भाषा में लिखा है। कंपाइलेशन ऑफ एक्स ग्रेसिया वेलफेयर स्कीम फॉर नेक्स्ट ऑफ किन फैटल कैजुअलिटी डिसेबल सोल्जर एंड वेटरन। उन्होंने कहा है आपको जितने भी वेलफेयर स्कीम है, यदि आप फैटल कैजुअलिटी हैं, डिसेबल सोल्जर हैं, वेटरन्स हैं, वीरांगना हैं, सबके लिए डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी की तरफ से निकली है। जनवरी 2025 को निकली, पूरी साल के लिए। बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं वो मैं बताऊंगा। और अंदर आपको ये बुक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना कि सर मुझे हैंडबुक चाहिए डीआईएबी, हम आपको 100% भेजेंगे। सबसे पहले उन्होंने कैटेगरी दी है, पेज वाइज क्या क्या दिया है। एक्स ग्रेसिया वेलफेयर स्कीम फॉर बैटल कैजुअलिटी। अब एक्स ग्रेसिया बैटल कैजुअलिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम, डीआईएबी की जो ग्रांट्स हैं, एजीआई बेनिफिट एंड स्कीम, क्वार्टर मास्टर जनरल की स्कीम, एडब्ल्यूएचओ आर्मी वेलफेयर हाउसिंग इसकी, रेजिमेंटल सेंटर की स्कीम, आवा बेनिफिट स्कीम, केएसबी की, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन वेलफेयर स्कीम और ईसीएच स्कीम। यानी ये सारी स्कीम है, यानी पूरा जो हमको चाहिए पैकेज उसमें मिलेगा। एक्स ग्रेसिया वेलफेयर स्कीम फॉर फिजिकल कैजुअलिटी वाले हैं, जो फिजिकल कैजुअलिटी है उनके लिए। एक्स ग्रेसिया वेलफेयर स्कीम ऑफ बैटल कैजुअलिटी, जो डिसेबल सोल्जर है उनके लिए। यानी एक एक चीज आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर तक इसमें दिया है।
और उसमें दिया एक्स ग्रेसिया वेलफेयर स्कीम फॉर फिजिकल कैजुअलिटी, और उसके बाद एक्स ग्रेसिया वेलफेयर स्कीम फॉर वेटरन्स एंड देयर एनओके। यानी आप वेटरन्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कौन कौन सी स्कीम का पैसा देगी, कहां कहां से आपने देखा होगा, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो, डॉटर मैरिज हो, और कई प्रकार के ग्रांट्स आते हैं इसके अंदर। स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या देती है, यानी समझ सकते हो आपका जिला सैनिक बोर्ड के स्टेट जो आपका सोल्जर बोर्ड है वो क्या देता है, एजाई बेनिफिट एंड स्कीम क्या है, स्टेशन हेडक्वार्टर से आप क्या फायदा उठा सकते हो, आवा बेनिफिट एंड स्कीम, केएसबी डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन वेलफेयर ईसीएचएस स्कीम, मिसलेनियस वेलफेयर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रिकॉर्ड ऑफिस, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर डायरेक्टर वेटरन्स एंड कर्नल वेटरन, यानी टेलीफोन नंबर है, ईमेल है, रिकॉर्ड ऑफिस के जहां पर आपने पत्राचार करना है, और मिसलेनियस वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं सारे हैं जो सीडब्ल्यू डायरेक्टरेट की तरफ से, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ वेटरन्स एंड कर्नल वेटरन्स के सभी के कॉन्टैक्ट नंबर है जो आप ले सकते हो। अब कुछ नंबर में आपके साथ जो जरूरत वाले हैं, जैसे आप समझोगे आवा में आपको कॉन्टैक्ट करना है तो क्या नंबर है, ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट क्या है, सीधा सीधा इसमें दिया है। यदि आपको डीजीएमपी फॉर स्पर्श इशू ऑफ रिटायर्ड, यदि आपको रिटायर्ड अफसर हैं या जीसू जवान है उनके लिए आपको कॉल सेंटर के नंबर दिए हुए हैं, डीजीआर के नंबर दिए, एडब्ल्यूपीओ के आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने नंबर साइड है, एजीआई में आपकी कोई समस्या आती है कॉन्टेक्ट नंबर है, एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस की प्रॉब्लम आ रही, किसी प्रकार की आप किसी की भी मदद करना चाहते हो उसमें सारा है, केएसबी सेक्रेटरी का नंबर है, वेलफेयर का है, केएसबी में ग्रेवियंस फाइल करना है, पॉलिसीज क्या है, वेबसाइट इसकी क्या है, एडब्ल्यूएचओ की बात करूंगा उसका एक्सचेंज नंबर है, ईसीएचएस के नंबर है, उसके बाद आपको डीआईएवी इसमें सारा आएगा, यानी वेटरन्स एंड एनओ के हेल्पलाइन, वेटरन्स हेल्पलाइन, ब्रिगेडियर डीआईएवी के क्या कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे सीधी बात कर सकते हो, सीधे नंबर दिए, मैसेज के लिए कौन कौन से नंबर आपने यूज करना है, कर्नल पॉलिसी एंड आउटरीच प्रोग्राम के लिए, कर्नल पेंशन और एंटाइटलमेंट के लिए, कर्नल रिहेबिलिटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम है, कर्नल स्किल डेवलपमेंट के लिए, यानी सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए और नीचे लिखा है और कहां का है इसका टोल फ्री नंबर भी इसके साथ दिया है, ईमेल दिया है। ऑल इंफॉर्मेशन कंटेंट आर टू बी टेकन एज गाइडलाइन ओनली, शुड नॉट बी कोटेड एज अथॉरिटी फॉर एनी पर्पज, यानी सारी चीजें आपको 56 पेज की इस बुक में मिल जाएंगी। एक एक पेज आपके काम का, एक एक शब्द आपके काम का है, उसमें सारे वेलफेयर हैं, क्योंकि हम रिटायरमेंट के बाद हमारे पास ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जहां पर आपको सब कुछ बता देगा। रिटायरमेंट होके आए आप ईसीएचएस में जाइए पूछिए, कुछ नहीं कोई बताएगा, 10 चक्कर लगवाएगा। कैंटीन में आप जाइए, सोल्जर बोर्ड में आप जाइए, नहीं, यहां आप जान सकते हो। यदि आपको कोई डिनाई करता है आप उनकी कांटेक्ट कर सकते हो सीधे दिल्ली में बैठे एक एक नंबर पे, श्रीमान मैं हो गया था मुझे ये समस्या है, तो ये सारी चीजें जानकारी आपके पास है, तो आपके आसपास लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, बस ये एम है। और इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर आप मैसेज करें कि सर आपने जो आज बुकलेट है उसको भेज दीजिए, 56 पेज की बुकलेट हम आपके साथ जरूर 100% शेयर करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा ईसीएचएस की। जैसा कि सभी के साथ समस्या रहती है कि हर साल आपको 26 AS अपलोड करना है, इनकम टैक्स, कुछ समस्याएं रहती हैं हमारे जो डिपेंडेंट्स के लिए, खासकर मदर फादर हैं या हमारे बेटे हैं जिनकी एक लिमिट उम्र एक ज्यादा हो गई है, तो आपने ये सारी चीजों को घर बैठे करना है। उन्होंने सूचना दी है, एमडी ईसीएचएस नई दिल्ली से सोल्जर बोर्ड अधिकारी ने हमें भेजा है कि सभी पूर्व सैनिकों वीर नारियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान निर्देश के अनुसार सभी अपने आश्रितों, माता पिता, पुत्र जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, लड़कियां जो 21 वर्ष की आयु के हैं, संज्ञान रहे कि जिन पूर्व सैनिकों वीर नारियों के माता पिता 80 वर्ष या उससे ऊपर आयु के हैं उनको वार्षिक सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड वालों के लिए फॉर्म 26A इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, पैन न होने पर रेवेन्यू अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र, ईसीएचएस नई दिल्ली द्वारा जारी की गई नीति के अंतर्गत आश्रितों को अब कार्ड ब्लॉक होने के उपरांत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आश्रितों के कार्ड बंद होने पर 1 साल के अंदर आप वार्षिक सत्यापन आप खुद कर सकेंगे, परंतु कार्ड यदि बंद हो गया है तो पुनः खोलने के लिए आपको ईसीएचएस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अतः पूर्व सैनिक वीर नारियों से अनुरोध है कि समय पर आश्रितों के कार्ड का वार्षिक सत्यापन करवाएं, असुविधा से बचें। ईसीएचएस बेनिफिस, अब इसका ऐप है बेनिफिशियरी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ईसीएचएस बेनिफिशियरी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपना वैलिडेशन चेक करते रहें कि हाँ कब आगे है। और
ECHS यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल के रखें, जिससे भविष्य में असुविधा न हो। हाँ जी दोस्तों, हमें भी नहीं पता था कि इसका एक पासवर्ड भी होता है। हाँ जी, जैसे एक टोल फ्री नंबर है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस पर जाकर के आप पासवर्ड पूछ सकते हो, दिल्ली से बता देंगे कि आपका पासवर्ड ये है। इससे जाकर इस ऐप के जरिए द्वारा आप सारे काम कर सकते हो, आपका कार्ड कभी ब्लॉक नहीं होगा। और ये आदेशानुसार MD ECHS नई दिल्ली लेफ्टिनेंट कर्नल CP सिंह रिटायर्ड अफसर इंचार्ज ECHS पॉलीक्लिनिक, ये आपके साथ लेटर में शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा सैन्य पेंशन विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की तीखी आलोचना, नीति बनाने का दिया निर्देश। और ये दोस्तों ये उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, मैं MOD के दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। जैसे शाम को हमने बोला कि हमारे जो भी नीतिगत आर्थिक नीतिगत फैसले हैं हमारे अधिकारी नहीं लेते, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं। और जैसे कि आप रिटायरमेंट होते हो, आजकल सभी को पता है कि डिसेबिलिटी पेंशन लेना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। यदि आप किसी लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें आप डिसेबल हो जाते हो, तो यदि आप तसल्ली करके बैठ जाओ, उस डिसेबिलिटी का फायदा उठाना है तो आपको और एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये बड़ी कहते ना, ये बड़ा डरावना है। और ये मामला होता है कि हम AFT से भी लड़ाई लड़ने के बाद निर्णय अपने पक्ष में कर लेते हैं या हमारे पक्ष में निर्णय आ जाता है, तो वो MOD उसको इंप्लीमेंट नहीं करती, वो सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर देते हैं, याचिका दायर कर देते हैं कि नहीं, ये डिसेबिलिटी पेंशन इनको नहीं मिलनी चाहिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कम से कम इस तरीके का जवानों को परेशान न करे, विधवाओं को परेशान न करे, कि ऐसी एक नीति बनाए जिससे बार बार सुप्रीम कोर्ट में किसी जवान को खींचकर न लेके आए। और खींच के कौन ले जाता है? MOD। सीधा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को अदालत में घसीटने के लिए बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण से दिव्यांगता पेंशन पाने वाले सशस्त्र बलों के हर सदस्य को शीर्ष अदालत में घसीटने की आवश्यकता नहीं थी। केंद्र को अपील दायर करने में कुछ विवेक का उपयोग करना चाहिए, इसमें कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। एक सैन्य कर्मी 15 से 20 साल तक काम करता है, मान लीजिए वो दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश में विकलांगता पेंशन के भुगतान का आदेश दे दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को उच्चतम न्यायालय में क्यों घसीटा जाना चाहिए? पीठ ने कहा कि सशस्त्र बलों को सदस्यों की उच्चतम न्यायालय में आने के लिए मजबूर करने का निर्णय लेने से पहले कुछ सोचना समझना चाहिए। शायद आप समझ चुके होंगे, स्पष्ट मैंने बता दिया कि आपको एक तो डिसेबल पेंशन नहीं देता बोर्ड, यदि आप AFT से आपके पक्ष में निर्णय आ जाता है तो उसमें MOD फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके आपको खींच के खड़ा कर देता है कि हम नहीं दे सकते। तो ये व्यवहार है अपने यानी जवानों के प्रति, और व्यवहार करने वाले कौन है आप समझ सकते हो। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीखी आलोचना की है कि कम से कम विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि भाई वो लड़ाई लड़ते या काम करते डिसेबल हुआ तो उसका हक है डिसेबिलिटी पेंशन, और वो लड़ाई लड़के लेता है और फिर उसे यानी जो AFT आपकी अदालत है उसको भी आप खारिज कर देते हो, तो ये शर्म की बात है। इसके ऊपर आपको नीति बनानी होगी। आपकी क्या राय, जरूर कमेंट्स करना। धन्यवाद। हाँ जी सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, मेरा नाम सुबेदार मेजर SP ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਆ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ORP ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀਸੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਜੇ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ 20 ਫਰਵਰੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, 20 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, 20 ਫਰਵਰੀ 25 20 ਫਰਵਰੀ 25 ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।